जब न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव में डिमेरिट्स आ गई इतनी सारी, फिर साइंटिस्ट जो है एक नई पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करने लगे। बहुत सारे साइंटिस्ट थे उसमें उसमें सबसे ज्यादा जिनको सक्सेस मिला वो साइंटिस्ट थे मेंडलीव। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो उन्होंने एक जर्मन जर्नल में पब्लिश किया था इन द ईयर 1872। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, लेकिन जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस वक्त वो इंडियन सिटीजनशिप ले चुके, तो उनकी पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। उसमें कई संस्कृत के वर्ड्स भी थे, कई बेसेस भी थे जो इंडियन बेस थे, जो भी आप लोग देखोगे। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल उस समय तक की सबसे साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है टेबल 5.4 में, ये पीरियोडिक टेबल उस समय तक की मोस्ट साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल थी। सबसे ज्यादा साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया गया था इस पीरियोडिक टेबल को। जो बेसिस ऑफ अरेंजमेंट थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, सबसे पहली बेसिस ऑफ अरेंजमेंट जो थी, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ये थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये क्या थी? ये थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये सबसे पहली बेसिस थी इनकी अरेंजमेंट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। कहने का मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। ये उनका बेसिस ऑफ, पहला बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। दूसरा बेसिस ऑफ अरेंजमेंट उनका क्या है? दूसरा बेसिस ऑफ अरेंजमेंट को जरा ध्यान से समझें आप लोग। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के टाइम में जो टोटल एलिमेंट्स नोन थे दैट वाज 63, और उन्होंने 63 के 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। उन्होंने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ, और फिर से सेकंड दूसरी बार सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया। मान ले तो हम एलिमेंट का नाम रख ले आर, कोई भी एलिमेंट, उसका नाम हमने रख लिया आर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया। अब इसका ऑक्सीजन के साथ जो भी फॉर्मूला बने, सपोज करो कि R2O फॉर्मूला बना। अब उन्होंने देखा कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ अरेंज करें, मतलब रिएक्शन करवाएं, जिस एलिमेंट का फॉर्मूला R2O बनेगा, उस सारे एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर दिया। क्या किया उन्होंने? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर दिया। जिस जिस एलिमेंट का फॉर्मूला R2O बना, फिर उन्होंने इसी एलिमेंट को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या फॉर्मूला बना? RH। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना है इसका फॉर्मूला बना है RH। उस एलिमेंट को डबल श्योर करने के लिए उन्होंने देखा कि उसका फॉर्मूला सबका RH बन रहा है। जिसका फॉर्मूला R2O बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? RH बन। ठीक है, तो इसको उन्होंने रखा पहला ग्रुप में। फिर उन्होंने एक दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें कि RO जिसका फॉर्मूला बना था उस सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। तीसरा ग्रुप उन्होंने बनाया R2O3 का, जिसका फॉर्मूला R2O3 बना था, उस सारे एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ अरेंज किया। फिर RO2 जिसका फॉर्मूला बना उसको एक साथ अरेंज किया। फिर R2O3, इस तरह से उन्होंने टोटल कितने ग्रुप बनाए? 8 ग्रुप बनाए। ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं वर्टिकल कॉलम को। ग्रुप का मतलब क्या? वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड ए ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रो है, ये जो है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल रो, थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल रो, इसको क्या बोला जाता है, ये सब की सब कहलाती है पीरियड। तो टोटल जो पीरियड्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, टोटल पीरियड यहाँ पे आपको 6 ही दिख रहा होगा। देखो आपको यहाँ पे 6 ही पीरियड दिख रहा है ना। फर्स्ट पीरियड ये रहा, सेकेंड पीरियड ये रहा, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लेकिन टोटल पीरियड वहां पे 7 था। 7th पीरियड यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन टोटल पीरियड वाज 7। और टोटल ग्रुप का नंबर यहाँ पे जो दे रखा है वही है, दैट इज 8। पीरियड इसमें 7 है और ग्रुप इसमें 8 है। ठीक है, ग्रुप इसमें कितने हैं, 8 है। पीरियड कितने हैं, 7। इसमें से, इस 7 में से सिर्फ 6 दे रखे हैं। 7th वाला पीरियड यहाँ नहीं दे रखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। बट अगर टोटल पीरियड पूछा जाएगा तो आप 7 लिखोगे, 6 मत लिखना। ठीक है, अगर टोटल पीरियड पूछा जाता है इट विल बी 7। तो इनका जो सेकंड बेसिस ऑफ अरेंजमेंट था, वो सेकंड बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या था, सिमिलर फॉर्मूला of their oxides and hydride in a group। एक ग्रुप में ऑक्साइड्स और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम, सबका फॉर्मूला। अब जैसे आप एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप एग्जांपल से समझो जरा। एक ग्रुप में आने वाले सारे ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला सेम होंगे, इस चीज को आप लोग जरा एग्जांपल से समझें। देखिए, देखो इसमें क्या कौन कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन। अगर हम इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। लिथियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, Li2O बनेगा। क्यों, लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, दोनों को क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला क्या बना, Li2O बन गया ना। सोडियम का फॉर्मूला बनाइए, सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए, तो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फॉर्मूला बना लीजिए क्रॉस करके, क्या फॉर्मूला बन गया, Na2O बना ना, Na2O। उसी तरह से अगर उसके नीचे जो एलिमेंट आपको दिख रहा है पोटेशियम, पोटेशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला K2, रुबिडियम का फॉर्मूला Rb2O, ऑक्साइड का फॉर्मूला सबका। तो सबके ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम आ रहा है ना, देखो तो सबके ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम आ रहा है। यहाँ पे हम अगर एलिमेंट का नाम R लिखे हैं तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, R2O, 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 सबका R2O बन रहा है। तो पहले ग्रुप में आने वाले हर एक एलिमेंट के ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम, और फिर उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला, अगर इसी का हाइड्राइड बनाओगे, जैसे ऑक्साइड बनाया उसी का अगर हाइड्राइड बनाओगे तो हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब लिथियम के हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाओ तो जरा क्या बनेगा, LiH बनेगा ना, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। सोडियम के हाइड्राइड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता रखा है, NaH। पोटेशियम के हाइड्राइड KH, रुबिडियम का हाइड्राइड RbH। ठीक है, तो ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला जो है जिसका जिसका सेम है, जिसका फॉर्मूला R2O था, RH था, उसको एक ग्रुप में रख दिया। अब इसी तरह से सेकंड ग्रुप में आओगे तो सबके ऑक्साइड का फॉर्मूला आप बना करके देख लो। आप इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसके ऑक्साइड सेकंड ग्रुप वाले सारे एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला बना करके देखो तो क्या बनता है। आप बना करके देखो, खुद से भी करके देख सकते हो। बेरिलियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, BeO बनेगा, दोनों की वैलेंसी 2 होती है ना। बेरिलियम का देख लो, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गया MgO। कैल्शियम का फॉर्मूला तो पता ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, SRO, सबका ऑक्साइड देखो फॉर्मूला क्या बना, RO बना इसका। अब इसी का हाइड्राइड अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, RH2 बनेगा, BeH2, MgH2, CaH2, SrH2, है ना सबका फॉर्मूला से। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जिस जिस एलिमेंट के
ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम था, उसको उन्होंने एक ग्रुप में रखा। तो टोटल ग्रुप जो बना उनकी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप बने बच्चों? उनकी पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ग्रुप बने वो बने 8, और टोटल जो पीरियड बनी वो कितनी पीरियड बनी? वो बनी 7। टोटल पीरियड वाज 7 और टोटल ग्रुप वाज 8। समझ में आ गया ना सबको? यहां तक क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां पे जो ग्रुप उन्होंने बनाया है, ग्रुप में आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ग्रुप में सब ग्रुप है। देखो यहाँ पे अगर 8th ग्रुप को छोड़ दो तो बाकी सातों ग्रुप में आपको दो दो सब ग्रुप दिखेंगे। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी का मतलब क्या है? सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी का मतलब ये है कि पहली ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हायर रिएक्टिव एलिमेंट है ना। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सबके सब हायर रिएक्टिव एलिमेंट। इसी ग्रुप में आने वाला जो बी सब ग्रुप का एलिमेंट है, कॉपर का ऑक्साइड, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना। सिल्वर का ऑक्साइड, गोल्ड का ऑक्साइड, फॉर्मूला तो वही बन रहा है, बट इसका जो ग्रुपिंग किया गया है वो किया गया है सेकंड सब ग्रुप। मतलब क्या? सेकंड सब ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट हैं वो थोड़े लोअर रिएक्टिव, फर्स्ट सब ग्रुप में आने वाले एलिमेंट हायर रिएक्टिव एलिमेंट, और सेकंड सब ग्रुप में आने वाले एलिमेंट जो है वो लोअर रिएक्टिव, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये सब लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, ये सब हायर रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट सब ग्रुप और सेकंड सब ग्रुप का मतलब। तो टोटल जो है आपको कितने पीरियड दिखे इसमें? टोटल पीरियड दिखे 7, और टोटल ग्रुप कितने दिखे? टोटल ग्रुप दिखे 8। इसमें 8th ग्रुप जो है, 8th ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, या इसको पूरी की पूरी सीरीज को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। कि जब इसको गर्म किया जाता है ना तो इसके अलग अलग टेम्परेचर पे इसका कलर अलग अलग दिखता है। कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें जिसको कि गर्म करने पे अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कलर अलग अलग दिखता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे। अभी आप ये याद रखो कि ये पूरी की पूरी सीरीज जो है ये क्या नाम है इसका? ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें की वेरिएबल वैलेंसी होती है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के बाद इज मेनलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेनलीफ की जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है सुनो। पहले आप इसको समझो, मतलब पहले आप पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा इसको। मेनलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements are periodic function of their atomic mass. The chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass. अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करें लेफ्ट टू राइट, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज है वो एक डेफिनिट पैटर्न में चेंज हो। ये जो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रही है ये चेंज एक डेफिनेट पैटर्न में चेंज होगी। कहने का मतलब कि सोडियम के बाद का जो मास है उसका केमिकल प्रॉपर्टी R2O से RO ही होगा। मैग्नीशियम के बाद का जो मास है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है R2O से RO, RO से R2O3, R2O3 से RO2, इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न में चेंज होगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आएगी वो चेंज एटॉमिक मास के बेस पे होगी। जिस तरह से एटॉमिक मास
में चेंज आएगा, उसी तरह से यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में भी एक डेफिनेट पैटर्न में चेंज आएगा। R2O के बाद का जो मास होगा उसका फॉर्मूला RO ही होगा। RO के बाद वाला जो मास है उसका फॉर्मूला R2O3 ही होगा। R2O3 के बाद वाला जो मास है उसका फॉर्मूला RO2 ही होगा। ये जो चेंज होगी वो चेंज एक डेफिनेट पैटर्न में, ठीक है। यही बताया किसने? मैनलीफ। अब मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट तो सारे एलिमेंट्स की हो गई, लेकिन अरेंजमेंट होने के बाद वहां पे कई सारी अच्छी चीजें इसमें पहली बार दिखी जो इससे पहले के पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखी। क्या क्या अच्छी चीजें थी जिसको हम लोग बोलेंगे मेरिट्स ऑफ द मैनलीफ पीरियड, मेरिट्स ऑफ मैनलीफ्स पीरियोडिक। मेरिट्स क्या है मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के? सबसे पहला मेरिट है कि दिस वाज मोस्ट साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल ऑफ दैट टाइम, मोस्ट साइंटिफिक। दूसरा क्या है कि ये उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया, और उस समय 3 एलिमेंट ऐसे भी थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे। उसमें एक एलिमेंट था गैलियम, दूसरा था स्कैंडियम और तीसरा था जर्मेनियम। तो ये 3 एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, इस तीनों एलिमेंट को उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। अब प्रेडिक्ट कैसे कर लिया? उसके पहले वाले एलिमेंट, ऊपर वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले मिल रहे हैं और बीच वाले 3 एलिमेंट नहीं मिल रहे, मतलब उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ये 3 एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और इस तीनों एलिमेंट के लिए उन्होंने जगह भी छोड़ दिया था। जो तीनों यहाँ पे आप सर्कल में देख रहे हो, ये तीनों एलिमेंट के लिए उन्होंने जगह भी छोड़ दिया था, और जगह ही नहीं छोड़ दिया था, इसके लिए उन्होंने एक सर्टेन नाम भी डिसाइड कर दिया था। जैसे गैलियम के लिए उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। गैलियम के लिए क्या बोला उन्होंने? एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम किसको बोला गया? गैलियम को। एका वर्ड इज टेकन फ्रॉम संस्कृत, इसका मतलब होता है पहले, ठीक है। ये संस्कृत वर्ड है, मतलब एल्यूमिनियम पहले है, बाद में उसी एलिमेंट का क्या नाम पड़ा? गैलियम। इसीलिए इस जगह पे, खाली जगह पे जो एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके लिए उन्होंने एक सिंबॉलिक वर्ड दे दिया, दैट इज एका एल्यूमिनियम। उसी तरह से स्कैंडियम के लिए, अब स्कैंडियम के ऊपर में तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया एका बोरॉन। तो एका बोरॉन से किसको डिनोट किया गया? एका बोरॉन से डिनोट किया गया स्कैंडियम को। और जर्मेनियम के लिए उन्होंने जो टर्म यूज किया, दैट वाज एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन से जर्मेनियम को उन्होंने यूज किया, जर्मेनियम को डिनोट किया एका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट को उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया, जगह भी छोड़ा, और इतना ही नहीं, इस तीनों एलिमेंट के लिए, इस तीनों एलिमेंट की उन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दी। उन्होंने इस तीनों एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दी। इतने सारे उन्होंने रिएक्शन किए ना, कि इतने सारे रिएक्शन किए कि उनकी एक्यूरेसी इतनी हो गई थी कि उन्होंने इस तीनों एलिमेंट को भी प्रेडिक्ट किया, उन्होंने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दी, और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के बाद उन्होंने जो है नोबल गैस को भी प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्टेड नोबल गैस आल्सो। तो ये जो तीनों एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी उन्होंने बता दी। इस तीनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको दे रखा है, और ये एलिमेंट है एका एल्यूमिनियम। ये जो एका एल्यूमिनियम है, जो मैं अभी बता रहा था कि 3 एलिमेंट थे, एका बोरॉन, एका, जिसको कि एका एल्यूमिनियम, और दूसरा एलिमेंट था एका सिलिकॉन। ये 3 एलिमेंट थे। इसमें से एका एल्यूमिनियम की पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको दे रखा है, जिसको कि बाद में नाम दिया गया गैलियम।
इसका एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 68, एक का एल्यूमिनियम वाज प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और गैलियम जो है दिस वाज एक्चुअल वैल्यू, जो बाद में पता चला दिस वाज एक्चुअल। एक्चुअल क्या आया 69.7, देखो 68 उन्होंने प्रेडिक्ट किया और आया क्या 69.7, मतलब क्या वेरी एक्यूरेट, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ना ये। फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड उन्होंने क्या बोला E2O3, आया क्या है Ga2O3, एक्यूरेट। फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड उन्होंने क्या बताया ECl3, आया क्या GaCl3, देखो फिर से एक्यूरेट। तो ये हो गया मैनलिफ के पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स। मेरिट्स के बाद मैंने आपको अच्छा ये भी बता दिया था कि वो उन्होंने नोबल गैस को भी प्रेडिक्ट किया। उन्होंने बोला कि जब इस तरह के एलिमेंट है जो कि बहुत कम रिएक्टिव है, इस तरह के एलिमेंट भी आप देख रहे हो जो बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो इस तरह के एलिमेंट भी इस अर्थ में जरूर होंगे जो कि बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। बाद में जाके जब इस एलिमेंट को डिस्कवर किया गया तो फिर उसको नोबल गैस बोला गया और उस एलिमेंट को एक अलग से सेपरेट ग्रुप बना करके रखा गया, ठीक है। उन्होंने नोबल गैस को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। क्योंकि इतने सारे केमिकल रिएक्शन उन्होंने किए थे ना, तो उनकी पीरियोडिक टेबल उस समय तक की सबसे साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल बनी। अब हम लोग आते हैं मैनलिफ के पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस पे। लिमिटेशन, ड्रॉबैक, एनोमलीज, मतलब एक ही है। लिमिटेशन बोलिए, ड्रॉबैक बोलिए, एनोमलीज बोलिए। लिमिटेशन नंबर 1, कुछ एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को फॉलो नहीं कर रहे थे। देखो आपको दिख रहा होगा सामने, देखो कोबाल्ट और निकेल में देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फॉलो नहीं हो रहा बच्चों, नहीं हो रहा ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। और कहाँ फॉलो नहीं हो रहा, देखो वेनेडियम और क्रोमियम में, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फॉलो नहीं हो रहा। और भी आपको मिल सकते हैं ऐसे कुछ जगह ढूंढोगे तो, ठीक है, ऐसे कुछ जगह ढूंढोगे, एक जगह और भी मिलेगा आपको जहां पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फॉलो नहीं हो रहा। मिल गया। तो आप कम से कम इसमें ना दो याद रखो सफिशियंट। एक तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन का याद रखो और कोबाल्ट निकेल का याद रखो। कोबाल्ट निकेल जो है वो इससे पहले वाले में भी था, तो वो आपको फिर से रिपीट हो रहा है। कोबाल्ट निकेल इससे पहले वाले में भी था ना, तो ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो आप याद रखो, कम से कम दो सीरीज याद रखो, एक तो कोबाल्ट निकेल का, दूसरा एल्यूमिनियम सिलिकॉन का, ठीक है। जहां पे कि आप चाहो तो उससे ज्यादा भी, 4 भी है, 5 भी, 4 भी मिल जाएगा, चौथा भी मिल जाएगा इसमें आपको, लेकिन आप कम से कम दो तो याद रखो, एल्यूमिनियम सिलिकॉन और कोबाल्ट निकेल का जरूर याद रखो। चलो ये तो हो गया पहला ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक क्या हो गया कि सम ऑफ द एलिमेंट्स वेर नॉट फॉलोइंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये आ जाएगा इसके क्या, किसमें, लिमिटेशन में। सेकंड, ये लिमिटेशन में हो गया, सम ऑफ द एलिमेंट्स like cobalt and nickel or aluminium and silicon were not following increasing atomic mass. Increasing atomic mass. Second, सुनो, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कई सारी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, लाइक एल्कली मेटल। एल्कली मेटल की तरह ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन कई सारी जगह पे इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, लाइक हेलोजन ग्रुप, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हेलोजन ग्रुप। कई सारी जगह पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है हेलोजन की तरह। हेलोजन किसको बोलेंगे, हेलोजन ये रहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी तरह। और कई सारी जगह पे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है लाइक एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एल्कली मेटल है। अब इसको हम एल्कली मेटल के ऊपर रखे हैं, बहुत बढ़िया, एल्कली मेटल की तरफ रिजेंबल कर रहा है तो वहां पे रखा, लेकिन इसको हेलोजन के ऊपर क्यों नहीं रखा? समझ में आई बात?
क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन दोनों की तरह जब बिहेव कर रहा है तो हाइड्रोजन को एल्कली के ऊपर ही क्यों रखा गया, हाइड्रोजन को हेलोजन के ऊपर क्यों नहीं रखा गया? दिस वाज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इसका लिमिटेशन नंबर 2। हाइड्रोजन डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल कई सारी जगह पे, एंड हाइड्रोजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हेलोजन ग्रुप। तो ये एल्कली के ऊपर ही क्यों, यहां क्यों नहीं? हेलोजन के ऊपर यहां पे भी तो जगह खाली है, ये वाला जगह जो मैंने सर्कल किया यहां भी तो जगह खाली है, यहां पे क्यों नहीं रखा गया? दिस वाज द क्वेश्चन। लिमिटेशन नंबर 2। लिमिटेशन नंबर 3 क्या है कि आइसोटोप्स को इसमें कैसे प्लेस किया जाएगा। अब जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, दूसरा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 13 है, तीसरा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 14 है। अब इस कार्बन को क्या हम रखेंगे कैसे, यहाँ आइसोटोप्स को कैसे प्लेस करेंगे? क्योंकि ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, that is based on increasing atomic mass। बोला था ना मैंने, ये इसकी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट है, increasing atomic mass and similar formula of their oxides and hydride in one group। तो इसको कैसे प्लेस किया जाएगा, इसको प्लेस करने का क्या तरीका है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये 3 थे लिमिटेशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 1 क्या है? सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम, सिलिकॉन वेर नॉट फॉलोइंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लिमिटेशन नंबर 1। लिमिटेशन नंबर 2, हाइड्रोजन at some places donates 1 electron but at some places it gains 1 electron। तो it can be placed above halogen also ना। तो यहीं पे एल्कली के ऊपर ही क्यों प्लेस किया गया हाइड्रोजन को? ये जो प्लेसिंग है इसकी एल्कली के ऊपर ही क्यों प्लेसिंग है? हेलोजन के ऊपर की जगह तो खाली है ना, आप यहाँ पे देखो हेलोजन के ऊपर की जगह खाली है, तो हेलोजन के ऊपर की जगह अगर खाली है तो यहाँ पे क्यों नहीं प्लेस किया गया, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, डिमेरिट नंबर 2, लिमिटेशन बोलो, डिमेरिट बोलो या एनोमलीज बोलो, एनोमलीज भी कई बार इसको बोला जाता है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बताया? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट एक्सप्लेन। क्या तीसरी प्रॉब्लम? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स बोला जाता है उस तरह के एलिमेंट्स को व्हिच विल हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो अब कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के ही देखो, अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास 1 जिसको प्रोटियम बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर 1 मास 2 जिसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास 3 जिसको ट्रीटियम बोला जाता है। कैसे प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को, आइसोटोप्स को कैसे प्लेस करेंगे? तो ये 3 हो गए इसके लिमिटेशन। ओके, अचीवमेंट जो यहाँ पे लिखा है ना, अचीवमेंट करके जो टॉपिक यहाँ दे रखा है ना, दैट इज लिमिटेशन, दैट इज मेरिट्स। ओके, लिमिटेड अचीवमेंट से कंफ्यूज मत हो। तो ये हो गया मेरिट्स ऑफ मेंडलीव अचीवमेंट इज मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मेरिट्स के बाद अचीवमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्युमिनियम वगैरह बता दिया, लिमिटेशन बता दिया आपको, लिमिटेशन वगैरह बता दिए आपको, सब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब जरा हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फार्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को यूज करके इसके ऑक्साइड्स बनाने हैं। पोटेशियम का ऑक्साइड क्या बनेगा? पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाएगा K2O R2O। कार्बन का क्या बनेगा? CO2 बनेगा ना। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? RO2। एल्युमिनियम का फॉर्मूला ऑक्साइड का क्या बनेगा? Al2O3 मतलब R2O3। सिलिकॉन SiO2, तो इसके क्या बनेगा? RO2। Ba से क्या बनेगा? हाँ BaO। बहुत अच्छा, वेरी गुड। RO बोलेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट में आते हैं। Beside gallium, which other elements have since been discovered that were left by the Mendeleev in periodic table? 3 एलिमेंट तो बताया ना आप लोगों को बिसाइड गैलियम के अलावा। गैलियम के अलावा कौन कौन सा एलिमेंट था? स्कैंडियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम और जर्मेनियम। What were the criteria used by Mendeleev in creating periodic table? क्राइटेरिया क्या था? तो पहला क्राइटेरिया जो बेसिस ऑफ अरेंजमेंट बताया ना, क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पहला क्राइटेरिया वाज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था? सेकंड क्राइटेरिया वाज सिमिलर फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड। Similar formula their oxides and hydrides in earth। चलिए तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। Why do you think, क्या think the noble gas are placed in a separate group? क्योंकि उसका कोई ऑक्साइड एंड हाइड्राइड नहीं बनेगा, है ना। रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, तो उसका कोई भी ऑक्साइड या हाइड्राइड नहीं बनेगा नॉन रिएक्टिव होने के कारण। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो ये हो गया हमारे किसके बारे में? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में।